Sorry for disturbing your program. All the crazy stuff will be back in a short while. बचपन से लेकर अभी तक हमने काफ़ी सारे कार्टून्स और एनिमे देखे हैं एंड विथआउट एंड डाउट उन सभी ने हम लोग को काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज दी है। बट समय के साथ हम सभी का दिमाग बढ़ता है और हमें आगे जाके पता चलता है कि जो चीज़ों में हम बचपन में हंसा करते थे वो असल में काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। फॉर एग्जाम्पल तुम ये टॉम एंड जेरी का एपिसोड देख सकते हो जिसमें टॉम को दूसरी बिल्ली ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके कारण वो पटरी में आकर सुसाइड कर लेता है। मैं भी बचपन में ये उतना ज़्यादा सैड नहीं लगा था हमको, बट अभी जाके पता चलता है कि टॉम के ऊपर उस समय क्या बीत रही थी। अब काफ़ी सारे डाई हार्ड फैंस इन शोज से रिलेटेड काफ़ी सारी डार्क थ्योरीज बनाते हैं जो कि कभी कभार इतनी ज़्यादा डार्क हो जाती है कि तुम उन शोज को फिर से कभी उस नज़रिए से देख ही नहीं सकते। सो यस, आज हम कुछ ऐसे ही कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं अबाउट अवर चाइल्डहुड शोज। आप सभी को यार गेम्स खेलना तो पसंद हो गई, ऑफ कोर्स किसको नहीं होता। और तुम ये भी जानते होगे कि हर गेम को खेलने के लिए तुम्हें एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। प्लेयर स्पॉट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें 15 से भी ज़्यादा गेम्स अवेलेबल हैं एंड तुम उन सभी गेम्स को खेल के काफ़ी सारे पैसे जीत सकते हो। इसमें लूडो, स्पीड लूडो, स्नेक एंड लैडर, सिप फाइट, पोकर एंड रमी ऐसे बहुत सारे इंटरटेनिंग गेम्स हैं जो कि पैसे के साथ आपको काफ़ी सारा मज़ा भी देते हैं। अब सवाल आता है कि प्लेयर स्पॉट ही क्यों, कोई बाकी एप्लीकेशन क्यों नहीं। तो सबसे पहली बात तो जो प्लेयर स्पॉट है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, इनकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है जिससे आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। सेकंड, इनके जो डाउनलोड्स हैं वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। एंड थर्ड, इसमें जो विड्रॉल है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है जो कि आपके वॉलेट और बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। भाई मतलब तुम सोच सकते हो लूडो और फास्ट लूडो खेलने से तुम यहाँ लाखों तक जीत सकते हो। एंड सरप्राइजेस यहाँ खत्म नहीं होते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो जो कि है PLACE200 तो आपको मिलेगा 200 का साइन अप बोनस। तो भाई वेट मत करो, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो। इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डोरेमोन एक ऐसा रोबोट था जिसको फ्यूचर से भेजा गया था नोबिता के हेल्प के लिए, बिकॉज उसकी जो लाइफ थी उसमें काफ़ी सारी परेशानियां उसको फेस करनी पड़ रही थी। उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, उसने जो बिजनेस चालू करा था वो भी आंख से जलकर बंद हो जाता है एंड इवन उसकी जो शादी है वो भी उसके पसंदीदा लड़की से नहीं होती है। बट अगर आप ध्यान दोगे तो हमें कभी भी शो में ये नहीं बताया गया कि आखिर डोरेमोन को किसने भेजा है। डोरेमोन के एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि जब डोरेमोन आता है तो वो नोबिता को उसके पूरे लाइफ के बारे में बताता है कि आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, और उसमें वो ये भी बताता है कि जो उसकी शादी है वो होने वाली है जैको के साथ। लेकिन डोरेमोन पीछे आता है और जो नोबिता की शादी है वो शिजुका के साथ करा देता है। लेकिन यही एक पैराडॉक्स होल आ जाता है, क्योंकि अगर नोबिता और जैको की शादी नहीं होगी तो सेवासी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है फ्यूचर में। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो डोरेमोन की टाइम मशीन है उससे अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं पास में तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो हमें फ्यूचर में देखने मिलता है। और इसका खुद प्रूफ हमें डोरेमोन के एक एपिसोड में मिला है जिसमें जो नोबिता का डैड है वो दूसरे किसी लड़की के साथ शादी करने वाला था, और जैसे ही वो उसके तरफ क्लोज आते जा रहा था जो नोबिता है वो भी इस दुनिया से डिसअपेयर्ड होने लग रहा था। तो अगर डोरेमोन नोबिता और जैको की शादी रोक रहा है तो आखिर सेवासी फ्यूचर में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो इससे हमें एक आंसर मिलता है कि जो सेवासी है वो असल में किसी और नोबिता के ब्रांच से निकला हुआ है, और नोबिता की शादी जैको के अलावा किसके साथ हो सकती है, शिजुका के साथ। इस कारण जो सेवासी है वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री है पास में चेंजेस करने के लिए, बिकॉज उसको पता है कि जो नोबिता की शादी है वो शिजुका के साथ ही होने वाली है और वो भी फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम अपने थ्योरी में फिर से आते हैं कि आखिर डोरेमोन को सेवासी ने ही क्या सच में भेजा है। तुम खुद ही सोच के देखो ना, सेवासी को क्यों फर्क पड़ेगा कि उसका ग्रैंडफादर किसके साथ शादी कर रहा है, वो तो फ्यूचर में एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो सेवासी है उसने डोरेमोन को नहीं भेजा है, तो आखिर किसने भेजा है डोरेमोन को फ्यूचर से। तो इसका आंसर है कोई और नहीं बल्कि नोबिता खुद। 22 सेंचुरी का जो नोबिता है वो असल में एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। नोबिता जानता था कि अगर मैं जैको के साथ शादी नहीं करता हूं तब भी मेरे टाइमलाइन में उतना कुछ बड़ा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जैको के साथ उसका जो टाइम बीता था वो दुख भरा ही बीता था। तो इस कारण फ्यूचर वाला जो नोबिता है वो भेजता है डोरेमोन को पास वाले नोबिता के पास, ताकि वो उसकी जो लाइफ है उसको और अच्छा कर सके, और उसके लाइफ में एक शॉर्टकट बना देता है कि उसकी जो शादी है वो डायरेक्ट शिजुका के साथ ही हो।
सो दैट्स द कंस्पिरेसी थ्योरी भाई कि जो डोरेमोन है उसको कोई और नहीं बल्कि नोबिता ही फ्यूचर से भेजता है पास्ट में। मतलब डोरेमोन का जो एक्सिस्टेंस है शो में वो सिर्फ नोबिता के कारण ही पॉसिबल है। एंड ये थ्योरी में तुम जितना ही अपना दिमाग डालोगे ये उतनी ही ज़्यादा डार्क होती जाती है, बिकॉज तुम सोचो कि नोबिता ने जैको के साथ जो उसके 3 बच्चे थे उसको भी अपने लाइफ से हटा दिया, मतलब वो सभी मर चुके हैं। कौन मिस्टर बीन को नहीं जानता। आई डोंट थिंक कि किसी को भी इसके लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। बट देयर इज समथिंग ऑड अबाउट मिस्टर बीन। मिस्टर बीन को अगर तुम देखोगे तो वो कभी भी नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, वो हमेशा एक स्टूपिड सा बिहेव करता है जिसका रीज़न अभी तक हमें मालूम नहीं पड़ा है। मिस्टर बीन के हर एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लाइट दिखाई जाती है जिससे जो मिस्टर बीन है वो इस धरती में गिर रहा है। अब बचपन में मेरे को लगता था कि ये स्ट्रीट लाइट है और मे भी तुम्हें भी लगता ही होगा, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, बिकॉज ये पहली चीज़ तो रोड के बीच में, और ये जिस तरह से ओपन होती है मेरे को नहीं लगता कि कोई स्ट्रीट लाइट ऐसी होती होगी। सो यहाँ आती है फिर एक थ्योरी कि जो मिस्टर बीन है वो एक एलियन है। हाँ भाइयों, जो अभी तक हमें टीवी में दिखाया गया था वो सब झूठ था। मिस्टर बीन एक्चुअली एक एलियन है जो कि बाहर से आया है। मिस्टर बीन को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो कोई क्रिएचर है जो कि ह्यूमंस के जो एक्ट है उसको सही से समझ नहीं पा रहा और उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि वो टैडी के साथ रहता है और वो हमेशा कुछ भी अजीब तरीके से बिहेव करता है एंड साथ में वो बोल भी नहीं पाता सही से। और वियर्डनेस यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जो मिस्टर बीन है वो हमेशा सेम क्लोथ्स भी पहने रहता है, जिससे ये लगता है मानो कि उसके पास कोई भी ह्यूमन ड्रेस का सेंस वगैरह नहीं है। ये चीज़ तुम्हें सुनने में स्कैरी लगेगी, लेकिन ये रियलिटी है कि जो मिस्टर बीन है वो थ्रू आउट द शो कभी भी इंसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं करा। जैसे कि वो एक केमिस्ट्री लैब जाता है और वो वहाँ कुछ भी भाई केमिकल वगैरह के साथ खेलने लग जाता है जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत ला देती है। और कई बार तो उसने अपने गाड़ी से बहुत लोगों को ठोका भी है, जो कि एक क्राइम से कम नहीं है। लेकिन प्रूफ्स यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं। तुम्हें ये एपिसोड तो याद ही होगा, स्टैटिक जनरेटर। इस एपिसोड में जो मिस्टर बीन है वो जाता है एक फिजिक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें वो देखता है कि जो एक लेडी है वो एक मशीन के सामने अपने हाथ को ऊपर करी हुई है, जिससे जो उसके बाल हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन जब मिस्टर बीन की टर्न आती है तो हम देखते हैं कि जो मिस्टर बीन है उसमें ये मशीन काम नहीं कर रही, बल्कि कुछ और ही होता है। हम ये देखते हैं कि जो मिस्टर बीन है उसके हाथों से कुछ मैग्नेटिक आवाज़ें आ रही है और उसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है कि वो जहाँ भी जा रहा है उसके तरफ चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। मतलब एक तरह से जो मिस्टर बीन है उसने सभी इलेक्ट्रिक चार्जेस को एब्जॉर्व कर लिया। लेकिन ये मिस्टर बीन के साथ ही क्यों हुआ, बाकी कोई ह्यूमंस के साथ क्यों नहीं? अब इस थ्योरी का हमें एक और प्रूफ मिलता है मिस्टर बीन के डिफरेंट एपिसोड में, जिसमें जो मिस्टर बीन है वो एक ब्रांड न्यू टीवी लाता है अपने घर में और वो उसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता है। लेकिन वो ये देखता है कि जब भी वो टीवी के सामने बैठ रहा है तभी उसका जो सिग्नल है वो गायब हो जा रहा है, और जैसे ही वो टीवी से थोड़ा सा स्लाइड होता है फिर से जो सिग्नल है वो वापस आ जाता है। ऐसा हमने कभी भी किसी ह्यूमंस के साथ होते नहीं देखा है। तो आखिर ये मिस्टर बीन के साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? और भाई प्रूफ्स यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं। अब जो मैं तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ वो तुम्हारा पूरा दिमाग हिला देगी। 1981 में मिस्टर बीन के जो कास्ट करे हुए हैं एकिटसन, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट करा था जिसमें वो खुद एलियन बने थे, और ये मिस्टर बीन के शो स्टार्ट होने से पहले की है। तो हो सकता है कि मिस्टर बीन के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी इस एडवर्टाइजमेंट को देखा होगा और उन्हें लगा होगा कि भाई ये रोल बेस्ट है मिस्टर बीन के लिए। 2004 में मिस्टर बीन के एनिमेटेड सीरीज के 3rd सीजन के लास्ट एपिसोड में, जिसका नाम था डबल ट्रबल, उसमें हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिससे ये जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। उसमें हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बीन का एक और क्लोन है जो कि बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन उसके पास बस जो टैडी है वो डिफरेंट है। आगे जाके हम देखते हैं एक यूएफओ को, जिसको देख के जो मिस्टर बीन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर आगे जाके हमें पता चलता है कि जो मिस्टर बीन है वो असल में दूसरे प्लेनेट से आए हैं, जहाँ सिर्फ एक मिस्टर बीन नहीं है बल्कि बहुत सारे मिस्टर बीन है। वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है अपने घर वापस जाने के लिए, लेकिन वो तभी देखता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो इस अर्थ में है और अगर वो चल देगा तो वो दुखी हो जाएगी। इसी कारण मिस्टर बीन ये डिसाइड करता है कि वो अर्थ में ही स्टे करेगा। तो तुम सोच सकते हो यार कि जो मिस्टर बीन अभी तक हम इंसान मान रहे थे वो अभी तक एक एलियन था।
वेल ये जो थ्योरी थी वो लास्ट थी और इसी के साथ ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक लिए गुड बाय।